फुजीनो एक फोर्थ ग्रेडर है जो स्कूल में काफी पॉपुलर है। स्कूल न्यूज़पेपर में उसकी वीकली 4 पैनल मांगा रेगुलरली पब्लिश होती है। क्लासमेट्स और टीचर उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते और फुजीनो को पूरा भरोसा है उसका टैलेंट अनमैच्ड है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक टिकता नहीं। जल्द ही फुजीनो का ईगो हर्ट हो जाता है जब टीचर उसे कहता है अपने न्यूज़पेपर का स्लॉट कियोमोटो के साथ शेयर करे, एक ऐसी लड़की के साथ जो स्कूल भी नहीं आती, जो ज्यादातर वक्त घर में बंद रहती है। जब कियोमोटो की पहली स्ट्रिप पब्लिश होती है तो डिफरेंस तुरंत दिख जाता है। फुजिनो के कॉमिक्स फनी होते हैं पर कियोमोटो की ड्राइंग्स टेक्निकल लेवल पर काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, खासकर उसकी इंट्रिकेट बैकग्राउंड आर्ट। जेलसी और हार मानने से इनकार करते हुए फुजिनो एक ऑब्सेशन डेवलप कर लेती है आर्ट के फंडामेंटल्स मास्टर करने का। वो अपने दोस्तों से दूर हो जाती है, फैमिली से कम बात करती है और अपना सारा वक्त कमरे में बैठकर ड्राइंग प्रैक्टिस करने में लगा देती है। एक मोन्टाज के थ्रू दिखाया जाता है मौसम बदलते रहते हैं, स्केचबुक्स उसके डेस्क पर जमते जाते हैं, एलिमेंट्री स्कूल से मिडिल स्कूल का सफर निकल जाता है और अभी भी वो सिर्फ ड्रॉ ही कर रही है। फुजिनो के इस माइंडसेट से मैं खुद भी काफी रिलेट करता हूँ। पिछले 2 साल से मैंने भी अपनी जिंदगी को जैसे पॉज पे डाल दिया है। रोज सुबह उठता हूँ और सीधा काम में लग जाता हूँ, एडिटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, स्टोरी टेलिंग स्टाइल इंप्रूव करने के लिए, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस को एनिमे और मूवीज के थ्रू मीनिंगफुल स्टोरीज के फॉर्म में पेश कर सकूं। 6th ग्रेड में 2 साल की लगातार मेहनत के बाद जब फुजिनो फिर से स्कूल का मांगा सेक्शन देखती है तो उसे समझ आ जाता है वो कियोमोटो के साथ टेक्निकल गैप क्लोज ही नहीं कर पा रही है। और उस पल में फुजिनो रियलाइज करती है कि सिर्फ हार्ड वर्क ट्रू टैलेंट को बीट करने के लिए काफी नहीं है, और फिर वो क्विट कर देती है। अगर फिल्म यही खत्म हो जाती और फुजिनो को आगे जाके कोई रिडेम्पशन नहीं मिलता तो जो कुछ भी उसने झेला वो ग्रोथ नहीं कहलाता, सिर्फ डैमेज कहलाता। इसीलिए मुझे लगता है सफरिंग तभी जस्टिफाइड लगती है जब तुम जीत जाते हो, क्योंकि मैं भी आज वही हूं जहां फुजिनो होती है उस मोमेंट पे जब वो क्विट करती है। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद भी मेरे पास कोई फिजिकल वैलिडेशन नहीं है। हाँ, मुझे मेरी ग्रोथ मेंटली दिख रही है पर उस इंप्रूवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड में तकाकी सक्सेस नहीं चेस कर रहा था, वो एक स्पेसिफिक चीज चेस कर रहा था, कनेक्शन। अपनी पहली मोहब्बत अकारी शिनोहारा के साथ जो कनेक्शन था, जो वक्त, डिस्टेंस और साइलेंस के साथ धीरे धीरे से खो गया था। फिल्म के सेकंड और थर्ड एक्ट में तकाकी फिजिकली आगे बढ़ चुका होता है पर मेंटली अभी भी वो टोक्यो के उस स्नो फील्ड दिन में अटका होता है। इसलिए जब कनाई उसके पैर में पड़ती है वो उसे देख ही नहीं पाता, और जब बाद में रीसा के साथ रिलेशनशिप में होता है वो वहां भी पूरी तरह मौजूद नहीं होता। कॉस्मोनॉट आर्क में ये लिटरली दिखाया जाता है जब तकाकी की मानसिकता को एक रॉकेट लॉन्च से कंपेयर किया जाता है। एक अकेला ऑब्जेक्ट एक अंधेरे एंडलेस स्पेस की तरफ जाता हुआ, जैसे वो किसी जवाब की तलाश में निकला हो जिसका एग्जिस्टेंस भी कंफर्म नहीं है। वो मैसेजेस लिखता है पर कभी सेंड नहीं करता क्योंकि वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा होता, वो एक याद से बात कर रहा होता है। और इसी प्रोसेस में प्रेजेंट धीरे धीरे से स्लिप होता रहता है। नया प्यार, नई पॉसिबिलिटीज, नए पल सब बाद में के लिए पोस्टपोन होते रहते हैं। तकाकी की कहानी देखते हुए जब मैं अपने पिछले 2 साल के बारे में सोचता हूं तो एक सवाल खुद ब खुद उठ जाता है, क्या आज को ट्रेड करना सही था एक ऐसे कल के लिए जो गारंटीड भी नहीं है? क्योंकि सपना अक्सर एक सिंगुलर मोमेंट होता है और उस तक पहुंचने का प्रोसेस वही असल जर्नी होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने किया वो गलत था, ऑल इन जाना जरूरी था, पर फिर भी कभी कभी ये सवाल आ ही जाता है, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता था? ऐसा तरीका जहां कल पाने के लिए आज को छोड़ना ना पड़े। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तू जहां है वहीं का मजा लेते ना। फिल्म के एंड आते आते तकाकी की पूरी चेज एक ट्रेन क्रॉसिंग पर आके रुक जाती है। जब वो पलटकर देखता है ये जांचने के लिए कि जो लड़की उसके पास से गुजरी थी कहीं वो अकारी तो नहीं, और उस एक पल के लिए उसका दिमाग फिर वही करता है जो वो सालों से करता आ रहा है, उम्मीद पकड़ लेता है। लेकिन जब वो पूरी तरह मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तकाकी जिस फ्यूचर का इंतजार कर रहा है वो कभी आता ही नहीं, जिसकी वजह से उसके पास ना फ्यूचर होता है ना प्रेजेंट। सिर्फ एक सवाल, भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर वो मिल गया तो
तो क्या करोगे? क्या खुश रह सकोगे तुम, या खुद में ही खुद से लड़ोगे? और फिर है जॉर्डन, जिसने सपने के लिए वो सब कुछ किया जो लोग सिर्फ स्ट्रगल मोन्टाजेस में देखते हैं। जॉर्डन पर जब घर का पैसा चुराने का झूठा इल्जाम लगता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। फिर वो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह में 2 महीने तक रहता है। वहीं फर्श पर सोता है, म्यूजिक सीखता है और लंगर का खाना खाकर गुजारा करता है। और फिर जब वो इवेंचुअली रॉकस्टार बन जाता है, उसे स्टेज मिलता है, क्राउड मिलता है, नाम मिलता है। मुझे खुश नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं। मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। उसकी बस एक आखिरी इच्छा होती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खड़ाना भाई। पर डेस्टिनी को ये मेरा दिल डील नहीं मंजूर टूटना नहीं चाहिए। होती। उसका दिल टूटता है, उसका प्यार चला जाता है, और जो बचता है वो सिर्फ म्यूजिक है। और एक आदमी जो बहुत कुछ महसूस करता है पर खुश रहना भूल चुका होता है। मंजिल मिल जाए तो दर्द कहानी बन जाता है, और ना मिले तो यादें बोझ। जख्म भर जाते हैं शायद, पर निशान रह जाते हैं। जीत उन्हें नाम देती है, हार सिर्फ याद छोड़ जाती है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा बस चेस करते रहो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तुम चेस कर रहे हो तो ये मान के चलो कि एंड में मीनिंग मिलना जरूरी नहीं। अगर मिल जाए तो बढ़िया, और ना मिले तो और भी बढ़िया। क्योंकि कभी कभी तुम सिर्फ सर्वाइव करते हो, और वो ऑलरेडी इनफ है। सो टेल मी, व्हाट्स वर्स, letting go of your dream or clinging to it until misery feels normal and you mistake that feeling for purpose?